10 जुलाई 2016 ताइवान के ताइपे सिटी में दो आदमी खाली बैकपैक के साथ एक एटीएम के पास आते हैं। उन्होंने मेडिकल मास्क और फिशर हैट्स पहनी होती है। उनमें से एक एंट्रेंस पे खड़ा होकर निगरानी करता है, जबकि दूसरा एटीएम के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन वो कुछ नहीं करता। ना तो वो कार्ड से पैसे निकालता है और ना ही एटीएम मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है। वो बस मशीन के सामने खड़े होकर बस इंतजार करता है और फिर कुछ ही सेकंड बाद कुछ अजीब होता है। एटीएम मशीन से अपने आप ही पैसे निकलना शुरू हो जाते हैं। एक के बाद एक नोटों की बारिश होने लगती है। उसे बस पैसे कलेक्ट करके बैग में भरने होते हैं और जैसे ही कोई स्ट्रेंजर पास आता है वो तुरंत अपना ऑपरेशन रोक देते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। जब ये दोनों बंदे पैसे कलेक्ट कर रहे थे उस वक्त और भी 20 लोग अलग अलग ब्रांचेस पे वही सिमिलर काम कर रहे थे। ये दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम पर एक बड़े साइबर अटैक की सिर्फ छोटी सी झलक थी, जो 2 सालों से प्लान हो रही थी, जिसने पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम और इंस्टीट्यूशन को हिलाकर रख दिया। 30 से ज्यादा कंट्रीज के 100 से ज्यादा बैंक्स को टारगेट किया गया और टोटल लूट तकरीबन $1 बिलियन। ये दुनिया के सबसे बड़े बैंक हाइस्ट में से एक था और इसके पीछे था एक हाईली प्रोफेशनल हैकर्स का ग्रुप, द कार्बनैक ग्रुप, और इनका एक मास्टरमाइंड लीडर। लेकिन उस रात ताइपे में उसके टीम ने एक क्रूशियल मिस्टेक की जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। Criminal cyber gang has stolen as much as $1 billion from over 100 financial institutions. Biggest bank heist of the century. आठ अप्रैल 2014 मैक्सिम एक यूक्रेनियन बैंक में काम करता है। वो एक वेल रिस्पेक्टेड एम्प्लॉय है, लेकिन उसकी एक बुरी आदत है, वो कभी अपने विंडोज के अपडेट इंस्टॉल नहीं करता। उस दिन सुबह जब वो कॉफी पीते हुए बैंक के रिसेप्शनिस्ट के बारे में सोच रहा होता है जिसे वो पसंद करता है, उसी समय उसके कलीग सर्गी का एक ईमेल आता है। मेल के साथ एक वर्ड डॉक्यूमेंट अटैच होता है जिसका टाइटल होता है कंप्लायंस विद फेडरल लॉ 115 डेटेड 21 जुलाई 2014। उसे ये डॉक्यूमेंट काफी इंपॉर्टेंट लगता है, तो मैक्सिम बिना सोचे समझे उस पे क्लिक करता है, फाइल को पढ़ता है और क्लोज करता है और वापस अपने नॉर्मल काम में लग जाता है। और उसका ये दिन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बीतता है। कुछ महीनों बाद मैक्सिम एक मीटिंग में होता है। उसका बॉस काफी परेशान लग रहा था। बैंक के कुछ एटीएम्स रैंडमली पैसा बाहर निकाल रहे थे बिना किसी कार्ड या पिन के। जो भी सही टाइम पे एटीएम के पास होता है वो फ्री का पैसा उठा के चला जाता है। अब ये कंफर्म हो जाता है कि बैंक एक साइबर अटैक का शिकार हुआ है। बॉस सब एम्प्लॉयज को अलर्ट करता है और कहता है कि अब से कोई भी सस्पिशियस ईमेल ओपन नहीं करेगा, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। बैंक ने इस प्रॉब्लम को समझने के लिए एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी कैस्परस्की को हायर किया। कैस्परस्की का एक एक्सपर्ट बैंक पहुंचता है और अफेक्टेड एटीएम की हार्ड ड्राइव चेक करता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कोई सस्पिशियस फाइल या एक्टिविटी नहीं मिली। कोई वायरस, मालवेयर या अनयूजुअल सिग्नल तक नहीं मिलता है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद कैस्परस्की को एक और साइबर अटैक की खबर मिलती है। रात के करीब 3 बजे कैस्परस्की के एक एम्प्लॉय को एक कॉल आता है। कॉल पे एक आदमी था जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। वो आदमी रशिया के एक बड़े बैंक का एम्प्लॉय था। वो इतना पैरानॉइड था कि उसने फोन पे कुछ भी बताने से मना कर दिया। उसे डर था कि उसका फोन टैप हो गया है और उसकी ईमेल्स हैक हो चुकी है। इसलिए उसने जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पर्सनली मिलने के लिए कहा। जब मीटिंग हुई तो पता चला कि उनके बैंक के डोमेन कंट्रोलर पर किसी ने कंट्रोल हासिल कर लिया है और बैंक का सेंसिटिव डाटा चाइना के किसी अननोन सर्वर पर भेजा जा रहा है। अब डोमेन कंट्रोलर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट सर्वर होता है। अगर किसी के हाथ ये लग जाए तो उसके पास उस पूरे नेटवर्क का कंट्रोल आ जाता है। इसका मतलब वो सब कुछ कर सकता है। वो कस्टमर का डेटा देख सकता है, अकाउंट में पैसे ऐड या रिमूव करना और इवन स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम के थ्रू मिलियंस ऑफ डॉलर ट्रांसफर भी कर सकता है। कैस्परस्की का एक्सपर्ट शॉक था कि कैसे किसी ने $1 बिलियन बैंक के डोमेन कंट्रोलर को हैक कर लिया। उन्होंने तुरंत काम करना शुरू किया। हर एक नेटवर्क डिवाइस, फोन और कंप्यूटर को एनालाइज किया जो इंटरनल बैंकिंग नेटवर्क से कनेक्टेड थे। स्टार्टिंग में कुछ खास सस्पिशियस नहीं मिला, लेकिन कुछ कंप्यूटर्स में VNC स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थे। जब उन्होंने बैंक से पूछा तब पता चला कि किसी ने भी ये सॉफ्टवेयर ऑफिशियली इंस्टॉल ही नहीं किए थे। फिर कैस्परस्की के एक्सपर्ट ने सोचा
कि शायद कोई बैंक के एम्प्लॉय को स्पाई कर रहा है। तब एक्सपर्ट ने टेस्ट करने के लिए एक कंप्यूटर पे ब्लैंक वर्ड डॉक्यूमेंट खोला और रशियन में लिखा हेलो। वो इंतजार करता है, पहले तो कुछ नहीं होता, फिर थोड़ी देर बाद कर्सर हिलता है, धीरे धीरे स्क्रीन पर ऑटो टाइप होता है, हैकर का रिप्लाई आता है हेलो यू विल नॉट कैच अस। कैस्परस्की का एक्सपर्ट तुरंत रिप्लाई करता है वी विल कैच यू। फिर हैकर का जवाब आता है नो यू विल नॉट कैच अस। यहाँ से क्लियर हो गया था कि कोई बैंक के सिस्टम को लाइव कंट्रोल कर रहा है। बस ये देखते ही एक्सपर्ट पूरी तरह से कमिटेड हो गए हैकर को ढूंढने के लिए। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आखिरकार कैस्परस्की की टीम को मालवेयर मिल जाता है। वो मालवेयर काफी हद तक एक पुराने वायरस गार्बर ट्रोजन से मिलता जुलता है। उस मालवेयर के एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम होता है एनेक। इसलिए टीम डिसाइड करती है कि इस ऑपरेशन का नाम कार्बनैक रखा जाए। रशियन बैंक में हुए इंसिडेंट ने उन्हें हैकर्स के मेथड के बारे में कुछ हिंट्स दिए। अब वो सब कुछ लिंक कर पाते हैं उन हैक एटीएम से जो यूक्रेन में कॉम्प्रोमाइज हुए थे। अब उनके पास इनफ डाटा होता है जिसे वो रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कार्बनैक हैकर कैसे काम करता है। तो चलो अब थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 8 अप्रैल 2014 को मैक्सिम को अपने एक कलीग सर्गी का ईमेल आता है जिसे पढ़कर वो इग्नोर कर देता है। दरअसल तब हैकर अपनी चाल चल रहा होता है। उसने ऑलरेडी सर्गी के ईमेल अकाउंट में घुसकर एक्सेस ले लिया था, लेकिन अब उसका नेक्स्ट टारगेट था मैक्सिम का कंप्यूटर। इसलिए वो मैक्सिम को एक ईमेल भेजता है एक अटैचमेंट के साथ, वो वर्ड फाइल। वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल के कुछ वल्नरेबिलिटीज का यूज करता है ताकि मालवेयर डाउनलोड हो सके। उस मालवेयर में होता है एक बैकडोर जिसके थ्रू हैकर को मैक्सिम के कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस मिल जाता है। अब हैकर दूर बैठे मैक्सिम के कंप्यूटर को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है। अब उसका नेक्स्ट स्टेप था पूरे नेटवर्क का कंट्रोल लेना, और अब हैकर को पता था कि उसे क्या करना है। वो मैक्सिम के कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है जिससे उसका सिस्टम स्लो हो जाता है। इस वजह से मैक्सिम फ्रस्ट्रेटेड होता है और वो आईटी डिपार्टमेंट को कॉल करता है सिस्टम चेक करने के लिए। जब तक आईटी टेक्नीशियन वहाँ आता है तब तक हैकर ने मैक्सिम के कंप्यूटर में एक की लॉगर इंस्टॉल कर चुका होता है जिससे उसे पता चलेगा कि मैक्सिम के कीबोर्ड में क्या टाइप हो रहा है। आईटी गाय जैसे ही सिस्टम चेक करता है उसको अपना एडमिन पासवर्ड टाइप करना पड़ता है, और यही हैकर का असली मकसद था। जैसे ही वो एडमिन पासवर्ड टाइप करता है तब हैकर को उसका पासवर्ड मिल जाता है। अब हैकर डोमेन कंट्रोलर तक पहुंचने की कोशिश करता है। अब वो उस पासवर्ड को डोमेन कंट्रोलर पर ट्राई करता है और हाँ, वो वर्क करता है। अब हैकर के पास पूरे नेटवर्क का कंट्रोल होता है। अब वो नेटवर्क में उस कंप्यूटर को ढूंढता है जो मनी ट्रांसफर और एटीएम को कंट्रोल करते हैं। लेकिन हैकर्स तुरंत हमला नहीं करते। वो महीनों तक चुपचाप बैंक के एम्प्लॉयज को ऑब्जर्व करते हैं, कौन क्या काम करता है, किस तरीके से प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं, सब कुछ मॉनिटर होता है। मनी ट्रांसफर सिस्टम और एटीएम के ऑपरेशन को समझते हैं। जब वो पूरा प्रोसेस समझ जाते हैं तब वो अपना असली काम शुरू करते हैं, रॉबरी का, और बैंक से करोड़ों रुपए उड़ा ले जाते हैं। कार्बनैक ग्रुप ने पैसे चुराने के लिए 3 अलग अलग मेथड डेवलप किए थे। पहला तरीका ये था कि ट्रांजैक्शन मैनिपुलेशन करना। हैकर पैसे ट्रांसफर करते थे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट अकाउंट से अपने अकाउंट में, लेकिन किसी को शक ना हो इसलिए वो लोग पहले से ही अकाउंट का बैलेंस चुराए हुए अमाउंट से ज्यादा दिखाते थे ताकि टोटल अनचेंज ना लगे, क्योंकि बैंक हर 10 घंटे में अकाउंट चेक करता है, इसीलिए ये तरीका आसानी से अननोटिस रहता था। दूसरा तरीका ये था कि स्पेसिफिक अकाउंट का कंट्रोल लेना। हैकर के पास बैंक के पूरे इंटरनल नेटवर्क का एक्सेस था। वो रिमोटली एटीएम को कंट्रोल कर सकते थे और जब चाहे तब एटीएम से कैश निकलवा सकते थे, और ये एटीएम्स मोस्टली रिमोट एरियाज में होते थे और कैश कलेक्ट किया जाता था उनके मनी म्यूल्स के थ्रू। ये मनी म्यूल्स माफिया के थ्रू हायर किए जाते थे। ये लोग एटीएम से पैसा कलेक्ट करते हैं और अपने बॉसेस को भेजते हैं, बदले में इन्हें छोटा सा कमीशन मिलता है। तीसरा मेथड सबसे ज्यादा स्मार्ट था, सीधा बैंक के डेटाबेस पर हमला करना। इसमें सबसे पहले हैकर कुछ बैंक अकाउंट ओपन करते थे मनी म्यूल्स के नाम से, उसके साथ ही डेबिट कार्ड भी इशू करवा लेते थे। फिर इंश्योर करते थे कि सभी अकाउंट में सेम यानी कि कोई छोटी सी अमाउंट हो, मान लो $3.33। उसके बाद वो बैंक के डेटाबेस को अपडेट करके उस 3.33 को $1 मिलियन में बदल देते थे और एकदम से सब मनी म्यूल्स के अकाउंट में $1 मिलियन आ जाते थे। बस फिर क्या, डेबिट कार्ड यूज करके कैश निकाल लो या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए पैसे अपने कंट्रोल में ले लेते थे। लेकिन इस डेटाबेस अपडेट का साइड इफेक्ट ये था कि कुछ आम कस्टमर के अकाउंट में भी लाखों डॉलर दिखते थे
और बैंक को यही लगता है कि उनसे कोई गलती हुई है, जबकि असल में ये सिर्फ डेटाबेस मैनिपुलेशन होता था। जैसे जैसे कैस्पस की टीम कार्बनैक ग्रुप के तरीकों को समझने लगी, वैसे वैसे उन्हें ये ऑपरेशन और भी ज्यादा डेंजरस और कॉम्प्लेक्स लगने लगा। कुछ हफ्तों बाद यूजीन कैस्पस्की, जो कि कैस्पस की लैब के सीईओ है, वो सिंगापुर में एक साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे। वहां उन्होंने कार्बनैक हैकर के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उनके लिए सरप्राइज ये था कि ये सिर्फ एक अकेला केस नहीं था, बल्कि यूरोपॉल यानी कि यूरोपियन यूनियन की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने भी यूरोप के कुछ बैंक में ऐसा अटैक रजिस्टर किया था। तब कैस्पस्की ने टीम अप किया। बैंक, साइबर एक्सपर्ट और इंटेलिजेंट एजेंसी के साथ मिलकर एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाई गई, जिसका नाम था JCAT यानी जॉइंट साइबर क्राइम एक्शन टास्क फोर्स। अब सब एक साथ मिलकर कार्बनैक ग्रुप का पीछा करने लगते हैं। हैकर के सर्वर को ट्रैक किया जाता है और उनमें से कुछ को शटडाउन भी किया जाता है, लेकिन हैकर्स नए टूल का इस्तेमाल करते हैं और रडार के नीचे से ऑपरेट करते हैं। 2015 के शुरुआत तक कार्बनैक ग्रुप ने कम से कम 100 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को लूट लिया था, लगभग 30 कंट्रीज में। ये लोग सिर्फ यूरोप और रशिया तक ही नहीं, बल्कि चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, अफ्रीका और इवन यूएसए तक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रहे थे। सिर्फ 2 साल के अंदर ही इन्होंने $1 बिलियन का स्कैम कर दिया, बिना किसी को पता चले। इसके बाद JCAT टास्क फोर्स और भी ज्यादा सीरियस हो गई। उन्होंने और भी एजेंसीज को इन्वॉल्व किया, जैसे FBI, CIA और बहुत सारे साइबर एक्सपर्ट। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हैकर के करीब पहुंचती गई, सडनली कार्बनैक ग्रुप डिसअपियर हो गया। पूरा सिस्टम साइलेंट हो गया। कुछ महीने तक उनका कोई ट्रेस नहीं मिला, लेकिन फिर वो वापस आए और इस बार उन्होंने अपने हैकिंग करियर की सबसे बड़ी गलती कर दी। जुलाई 2016 कार्बनैक ग्रुप फिर से एक्टिव होता है। इस बार उन्होंने ताइपे के फर्स्ट बैंक को टारगेट किया, लेकिन उनके 2 मनी म्यूल्स नए थे, बिल्कुल इनएक्सपीरियंस। जब वो लोग कुछ हैक ATM से पैसे कलेक्ट कर रहे थे, तभी 2 लोकल ताइवानीज रेसिडेंट भी वहाँ ATM से पैसे निकालने आते हैं। जैसे ही वो रेसिडेंट ATM के पास आते हैं, वो दोनों मनी म्यूल्स डर गए और फटाफट ATM छोड़ के भाग गए, इतनी जल्दी में कि उन्होंने 60,000 न्यू ताइवानीज डॉलर का पूरा स्टैक ATM में ही भूल गए। लेकिन वो लोकल लोग ये पूरा मंजर अपनी आंखों से देखकर हैरान हो गए थे। उन लोकल लोगों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। ताइवान के फर्स्ट बैंक ने कंफर्म किया कि 70 मिलियन न्यू ताइवानीज डॉलर इलीगली विड्रॉल किए गए हैं और ये सारे विड्रॉल्स ताइपे और ताइजोंग सिटीज के अक्रॉस 34 डिफरेंट ATMs और 20 डिफरेंट लोकेशन से हुए थे। ताइवानीज पुलिस तेजी से एक्शन में आई और 500 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स ने CCTV फुटेज को ट्रेस करना शुरू किया। पुलिस ने तेजी से एक्शन लेते हुए 22 मनी म्यूल्स का पता लगा लिया, जिनमें से ज्यादातर रशियन थे और बाकी कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के थे। 22 में से 19 ताइवान से भागने में कामयाब हो गए थे, लेकिन 3 लोग अभी भी ताइवान में ही फंसे हुए थे उस कैश के साथ। उन मनी म्यूल्स के चेहरे मीडिया में दिखाए गए, जिससे उन्हें ढूंढना और भी आसान हो गया। जैसे ही उन मनी म्यूल्स ने अपना चेहरा नेशनल टीवी पर देखा, उन्होंने फटाफट डिसाइड किया कि अपने पास का पैसा छोड़कर भाग जाने का। एक बंदा 2 स्पोर्ट्स बैग में कुछ पैसे भरकर ताइपाई के डोंगू पार्क के पास एक माउंटेन एरिया में छुपा देता है और फिर यंग काउंटी भाग जाता है और छुप जाता है। लेकिन जल्द ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे बैग के पास ले गई। एक बैग मिल जाता है, लेकिन दूसरा बैग का पता नहीं लगता। आखिरकार पुलिस एक बुजुर्ग शख्स से वो बैग रिकवर कर लेती है और बाकी मनी म्यूल्स को ट्रैक करने लगती है। एक बंदा जिसका नाम बॉबी था, वो बचे हुए पैसे को सूटकेस में भरकर ताइपाई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन के लॉकर में छुपा देता है। थोड़ी देर बाद 2 ईस्टर्न यूरोपियन आदमी ताइवान स्टेशन पहुंचते हैं और वो सूटकेस उठाते हैं और एक होटल में जाकर ब्रंच करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो आराम से बैठे होते, पुलिस उन्हें घेर लेती है और उन्हें अरेस्ट कर लेती है। जैसे ही होटल में पहुंचकर रूम चेक किया जाता है, तो लॉ इन्फोर्समेंट को $1.5 मिलियन का कैश मिलता है। ताइवानीज पुलिस ने 90% स्टोलन मनी रिकवर कर लिया था और 3 मनी म्यूल्स को 4 साल से ज्यादा की सजा होती है। लेकिन ये लोग सिर्फ लो लेवल के ऑपरेटिव थे। लेकिन जब पुलिस ने एक आदमी का फोन चेक किया, तो उन्हें अलग अलग करेंसीज के फोटोज और ईमेल्स मिले जो सस्पेक्टेड कार्बनैक ग्रुप के बॉस के नाम से आए थे। यूरोपॉल, FBI, साइबर सिक्योरिटीज कंपनी और दुनिया भर के एजेंसीज कार्बनैक के मास्टरमाइंड को ढूंढने में लगी हुई थी। लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स को वो ढूंढ रहे, वो दुनिया के दूसरे कोने में लग्जरी लाइफ जी रहा था। 6 मार्च 2018 डेनिस के
एक यूक्रेनियन हैकर जो अपनी फैमिली के साथ एलिकांटे स्पेन में रह रहा था। वो घर से कम ही निकलता था और अक्सर अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने घंटों गुजार देता था और हर दिन की तरह वो अपने नए मालवेयर को कोड कर रहा था। अपने काम में डेनिस की एकदम एक्सपर्ट था। लो प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए डेनिस के अपने सारे ट्रांजैक्शन मोस्टली बिटकॉइन में करता था। उसके पास उस टाइम लगभग 15,000 बिटकॉइन थे जो 2018 में $162 मिलियन की वैल्यू रखते थे और आज के हिसाब से $1 बिलियन से भी ज्यादा। लेकिन हर चीज क्रिप्टो से नहीं खरीदी जा सकती। जैसे गाड़ी, घर और कुछ लग्जरी चीजें आज भी असल पैसा मांगती है। जैसे उसने बिटकॉइन को असल पैसे में बदलने की कोशिश की, ये उसकी सबसे बड़ी गलती बनी। पुलिस ने उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पीछा करते करते हर एक छोटी सी छोटी डिटेल को जोड़ा और फाइनली डेनिस के का लोकेशन ट्रेस कर लिया। जब पुलिस ने उसके घर रेड की तो डेनिस के का लैपटॉप ऑन था और अनलॉक था। फॉरेंसिक टीम ने तुरंत सारे एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर दिए और अथॉरिटीज ने 2 BMW कार्स, $500,000 के ज्वेलरीज और उसके बिटकॉइन सीज कर लिए। लेकिन कार्बोनैक ग्रुप द्वारा चुराए गए $1 बिलियन में से ज्यादातर पैसे आज भी रिकवर नहीं हो पाए हैं। डेनिस के को कार्बोनैक ऑपरेशन का मास्टरमाइंड माना जाता है, लेकिन वो अकेला नहीं था। 2018 में 3 और यूक्रेनियन को अरेस्ट कर लिया गया था जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे। एक्सपर्ट का मानना है कि कार्बोनैक ग्रुप आज भी एक्टिव है और अलग अलग नाम से ऑपरेट करता है, जैसे फिन7, जोकर स्टैच, कोबाल्ट स्पाइडर और भी कई नाम।